नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया ने 1936 के ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता, उसमें क्या क्या परेशानी आई, किन की टीमों के खिलाफ खेले और उनका टूर कैसा रहा और हिटलर का ध्यानचंद के साथ क्या इनकाउंटर था। इस सब बात में हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि 1932 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन हॉकी टीम काफी चार्जअप थी और देश के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि एक टीम 2 बार लगातार ओलंपिक में चैंपियन बनी है। और वो भी तब जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं होता था, हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि कल को जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, क्योंकि एक वैसी पॉलिसी, उनके घटिया जुल्म, ऊपर से हमें यही नहीं पता कि भाई आजादी कैसे मिलेगी। तो सभी इसी जद्दोजहद में, उसी में अगर खुशी आ जाए कि हम जीत गए तो वो कितना लोगों को एक्साइट करेगी, कहने की बात है। लेकिन अगर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आने से ना, इंडिया में एक तो यूनिटी भी बहुत बढ़ती थी कि हर तरह के लोग खेल रहे हैं, देश के लिए मेडल आया है। और वैसे भी ओलंपिक की टीम को उस जमाने में कुछ मिलता भी नहीं था, फिर भी वो कहाँ कहाँ जाकर मेडल लाते थे। तो बड़ी बात यह है कि अंग्रेज खुद अपनी हॉकी की टीम उतारते नहीं थे, तो साले डरते थे। 1928 के फोल्कस्टोन फेस्टिवल में 7-0 से हमने हरा क्या दिया, इन लोगों ने अपनी टीम नहीं तो नहीं उतारी। तो अब ये देखो, 1928 में फेस्टिवल हुआ, हार गए। फिर एम्स्टर्डम ओलंपिक्स 1928 में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इतने डर गए। उस माहौल में अगर अंग्रेज हमसे डरते थे हॉकी में, तो लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि चलो, हमने, हमारी वजह से ये लोग नहीं खेल पा रहे, बहुत अच्छा हुआ। और फीलिंग आती थी कि वाह, हमारी टीम कैसी है, इतनी अच्छी है। तो हमारे लिए हॉकी जो थी ना, वो एक तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हथियार भी बन चुका था। और किसी गेम्स में हम उतने अच्छे थे नहीं, तो में वो भी खासकर अंग्रेजों को हराने के वजह से लोग यहाँ बहुत खुश हो जाते थे। वैसे भी उस जमाने में आधे से ज्यादा लोगों को कुछ पता भी नहीं होता था, अनपढ़ ही होते थे। शादी के बारे में पता होता था तो वो इसी बारे में खुश हो जाते थे, वाह, अंग्रेजों की पिटाई होगी, वो चाहे फील्ड में हो, चाहे लड़ाई के मैदान में हो, चाहे कहीं भी हो। तो देखा जाए तो ओलंपिक्स में हॉकी का पार्टिसिपेशन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा हथियार बना और लोगों को एंटरटेनमेंट का और इंडिपेंडेंस लेने का भी बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। तो 1932 के टूर के बाद 1933 में बिंगटन कप का आयोजन हुआ। अब बिंगटन कप जो है वो 1895 से हो रहा है और ये टूर्नामेंट जो है वो हॉकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और इस हॉकी के टूर्नामेंट में अगर आप जीत जाओ, मान लो आपने इंडियन हॉकी टीम में जगह पक्की करनी है, तो इस टूर्नामेंट की इतनी ज्यादा खासियत थी। 1933 में जब बिंगटन टूर्नामेंट हुआ और झांसी की टीम, जैसे ध्यानचंद, उनका भाई रूप सिंह खेलते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए फैसला किया, वो सबसे ज्यादा खुश हो गए। ये टूर्नामेंट 1933 में कोलकाता में हो रहा था और ध्यानचंद को वैसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आर्मी वाले शायद उनको छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन उनको छुट्टी मिल गई और उन्होंने झांसी से कोलकाता की तरफ ट्रेवल किया और इंडियन होटल में रुके उनका छोटा के साथ। तो इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस हुए। ये 5 मैचेस 8 दिन में ही खत्म हो गए, क्योंकि एक बार तो एक मैच सुबह खेला, दूसरा दोपहर को ही खेल लिया। मतलब ये नहीं कि शाम को या रात को ब्रेक मिली हो। वैसे भी उस जमाने में फ्लड लाइट्स तो होती नहीं थी, जब शाम को खेलो या रात को खेलो, वो सूरज जब उगा तो खेला, सूरज खत्म तो मैच भी खत्म, ये हाल था। तो 7 दिन में 5 मैचेस खेले हुए टूर्नामेंट जीता और उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन वो आज भी बिंगटन कप के टूर्नामेंट को ही मानते हैं, मतलब ओलंपिक से भी ज्यादा बड़ा। वो इसलिए क्योंकि बिंगटन कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था ही और उस जमाने में इंडिया की टीम सबसे अच्छी थी, तो बाकी कोलकाता से, मुंबई से, दूसरी जगह की टीम्स भी बहुत अच्छा खेलती थी। अब ये समझिए जैसे हमारा आईपीएल है या रणजी ट्रॉफी है, जिसमें हर स्टेट की वर्ल्ड क्लास टीम है, हर तरह के बॉलर, हर तरह के बैट्समैन को आप फेस कर लेते हो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम लोग बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे ओडीआई हो। तो यही उस जमाने के हॉकी में भी, मतलब हर टीम ही तगड़ी है, कुछ नहीं पता कौन जीत जाए। और झांसी, मतलब जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ ध्यानचंद की वजह से मशहूर हुआ है और रानी की झांसी की वजह से, बस उस टीम से खेलते हुए ये बंगाल को, पंजाब को, कहाँ किस किस को हराई जा रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट में फाइनल हुआ कैलकाटा कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच में। और जो कैलकाटा कस्टम्स की टीम थी वो बहुत ही खतरनाक थी। उसके टीम में शौकत अली, असद अली, क्लाउड डिफॉल्ट, एमन, मोहसिन, कई ऐसे प्लेयर्स है जो बाद में इंडियन हॉकी टीम में भी जगह पाई उन्होंने। तो इतनी खतरनाक टीम, और ऊपर से ध्यानचंद के ज्यादा अच्छी टीम नहीं थी, एक वो, एक उनका भाई रूप सिंह और एक इस्माइल नाम का बंदा, बस। लेकिन इस मैच में क्योंकि टक्कर पार्टी की थी और लग रहा था कि मैच ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन ध्यानचंद ने बड़ी चतुराई से इस्माइल को बॉल पास की
और फिर इस्माइल ने मतलब गोली की रफ्तार से वो भागा। इससे पहले कलकत्ता कस्टम्स को समझ पाते उसने गोल कर दिया। 1-0 से मैच जीता। और आज भी ध्यानचंद इसी को ही मानते थे कि इससे बड़ा मैच तो कोई हुआ ही नहीं। मतलब ओलंपिक से भी ज्यादा वो कहते थे यार ये मैच सही था। एक गोल हुआ वो भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कहते थे ये मैच ज्यादा तगड़ा था क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने मुझे और मेरे भाई को खेल लिया था और तीसरे को नहीं खेला। तो आप समझ ही सकते हो कि कभी कभी बिना गोल किए हुए भी आप मैच जीत सकते हो और हीरो बन सकते हो। अगर आपको सभी कवर कर ले तो आप जरूरी नहीं कि आप गोल कर पाओ, लेकिन अगर कोई दूसरे को मौका मिल जाए हीरो बनने का तो उसमें और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो इस्माइल उस मैच का हीरो बन गया। ध्यानचंद की कभी भी किसी के साथ पर्सनल एनिमिटी एंग्रेस होती नहीं थी। उनको मतलब था जीतने से, जो जिताते वो ठीक है। वो अलग बात है सबसे ज्यादा गोल वो खुद ही करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मेरे इतने गोल, मेरा इतना शॉट, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया ना। बल्कि छोटा भाई जो उनका रूप सिंह था वो भी ऐसे था, वो भी इंसान था। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद उन्हें डायसेंट्री का अटैक आ गया और उनकी जिंदगी को खतरा पड़ गया। तो आनंद फानन में उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और डॉक्टर के मिश्रा जी ने उनका इलाज किया और काफी अच्छा इलाज किया, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। के बाद लक्ष्मी बिलास का टूर्नामेंट कोलकाता में हुआ, उसमें भी पार्टिसिपेट किया ध्यानचंद जी ने। वो मैच भी उन्होंने जीत लिया। बाद 1935 में फिर से बेंगटेन कप हुआ और झांसी हीरोज ने फिर से खेलने के लिए आगे आगे कोलकाता में। तो मोहन बगान के साथ मैच हुआ थर्ड राउंड में, लेकिन मोहन बगान से हार गए। और हारने की वजह ध्यानचंद खुद भी थे, क्योंकि वो खुद खेलने गई नहीं कि वो ये तो मिल गई थी उनको, लेकिन वो ट्रेन में फंसे हुए थे। मतलब झांसी से कोलकाता जाने के बीच में किसी जगह रुके हुए थे, उतने में वहां पर मैच हो गया, वो हार गई। तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस जाऊं यही रहूं, लेकिन वो फिर भी कोलकाता आ गए। उन्होंने सोचा कि चलो लक्ष्मी विलास कप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये दोनों साथ साथ में होते थे, बेंगटन और लक्ष्मी विलास। अब लक्ष्मी विलास में फिर मोहन बगान आ गई, इस बार 5-1 से हरा दिया। दिसंबर 1934 में इंडियन हॉकी फेडरेशन डिसाइड करती है न्यूजीलैंड का टूर किया जाए। और उस टाइम पर ध्यानचंद और बाकी सब अखबारों के द्वारा पता चलता है कि हमने टीम डिसाइड हो गई है। उस जमाने में ज्यादातर खबरें ऐसी पता लगती थी, अखबार में आती थी, फिर पता लगता था कि अच्छा ये टूर्नामेंट डिसाइड हो गया। तो बाकी सब खुश थे कि चलो ध्यानचंद में न्यूजीलैंड में जाकर खेला जाए। 1935 का जो न्यूजीलैंड का टूर था उसमें ज्यादा हॉकी में यंगस्टर्स लिए गए थे, जैसे गोलकीपर से टी ब्लेक और एनी मुखर्जी, बैक में थे मोहम्मद हुसैन, पी दास और राशिद अहमद, हाफ बैक में थे ई नस्टर, एम मसूद, एमजे गोपालन और मोहम्मद नईम, फॉरवर्ड के लिए थे शाहबुद्दीन, लॉरी डेविसन, ध्यानचंद, रूप सिंह, फ्रैंक वेल्स, पीपी फर्नांडिस और हरबेल सिंह। ध्यानचंद को पहली बार कैप्टन बनाया गया। इससे पहले 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह मुंडा कैप्टन था, 32 में लाल बुखारी। तो ध्यानचंद को कैप्टनसी मिली थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थे। टीम मेंबर्स में एक गोपालन था, वो टेस्ट क्रिकेटर भी था। वो उस जमाने में चेन्नई की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलता था, क्योंकि वो चेन्नई में रहता था और ये काफी बंदा पेचीदा था। ये साउथ में रहता था और पूरा ऑर्थोडॉक्स हिंदू था। मतलब जब मद्रास में ज्वाइन हुए और जाने लगे तो उससे पहले इसने रामेश्वरम में डुबकी लगाई अपने सारे पापों को धोने के लिए, तब जाकर ये टूर के लिए जाने लायक हुआ, नहीं तो ये जा ही नहीं रहा था। चेन्नई में जब ध्यानचंद और उनकी पूरी टीम रुकी हुई थी, तब उन्हें अपने पुराने टीममेट से मुलाकात की, मसूद मिनस। लेकिन वो बड़ा अजीब सा हो गया था, वो पहचानने में नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा फिगर खराब, का पूरा शरीर का अंजर पंजर ढीला। ध्यानचंद और उनके बाकी टीम मेंबर्स ने उनसे पूछा कि उसे क्या हो गया। तब पता लगा कि उसको तो भाई साहब ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी होगी, की वजह से उसका पूरा शरीर सूख गया। और ध्यानचंद को बड़ा बुरा लगा कि मेरे एक कंपेनियन के साथ क्या हुआ, और वो उसी समय गुजर गया। ध्यानचंद को बड़ा बुरा लगा कि जिस आदमी के साथ मैं 1932 की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था तो ये हाल हो गया। और उसकी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, वो 25-26 साल की ही उम्र थी, उतने में वो चला गया था। ये हार्ट ब्रोकन सा मैसेज ध्यानचंद को मिला था, जिससे वो काफी दुखी हुए। हॉकी का ये टूर जो न्यूजीलैंड में हुआ था ये बहुत ही शानदार था, क्योंकि इसमें 48 मैचेस खेले, 28 न्यूजीलैंड में और बाकी थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया में और हल्के फुल्के श्रीलंका और इंडिया में भी खेल लिए थे। और 48 मैचों में से इंडिया ने 584 गोल्स किए और सिर्फ 40 गोल ही खाए। और ये ऐसा ही टूर्नामेंट था जिसमें इंडिया ने सारे के सारे मैचेस जीत लिए। मतलब ऐसा टूर अब जिसमें इनविंसिबल होके निकलो, वो हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स काफी उस समय गीले थे, अनइवन थे, क्योंकि वहां पर विंटर वेकेशन होती है। जून में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ठंड पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कहने की बात है इतनी ठंड में हॉकी खेलनी, वो भी हम जैसे के लिए जो गर्मी में पैदा हुआ है। गर्मी को तो हम झेल लेते, लेकिन ठंड झेलने में हम सबकी वाट लग जाती है। वहां पर जीत कर आना बहुत बड़ी बात थी। न्यूजीलैंड में भी कुछ इंडियन सेटलर्स थे जो रहते थे, गुजरात के ओर से आए हुए थे, जो ट्रेडिंग का काम करते थे। तो उन्होंने भी इनके साथ मुलाकात की और ये काफी खुश भी हुए और उन्हें भी ऐसा लगा कि हम लोग इंडिया में ही हैं। जब न्यूजीलैंड का टूर चल रहा था उसी समय ऑस्ट्रेलिया स्टेट हॉकी एसोसिएशन ने उन्हें वायरलेस करके भेजा
टेलीग्राम और उनसे पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर खेलना चाहेंगे। और पहले तो बड़ा ऑड लगा कि हमें न्यूजीलैंड होस्ट करिए तो हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए, तो उन्होंने न्यूजीलैंड हॉकी एसोसिएशन से परमिशन ली और उन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद इंडियन टीम न्यूजीलैंड से शिप में बैठकर ऑस्ट्रेलिया में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में वो पर्थ में उतरे और पहला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन 11 के खिलाफ हुआ, जिसको उन्होंने बड़े आराम से 9-2 से जीत लिया था। उसके बाद फिर वो एडिलेड में गए। एडिलेड में मेयर ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। जब एडिलेड में पहुंचे उन्होंने मेयर से रिक्वेस्ट की कि डॉन ब्रैडमैन से उनकी मुलाकात करा दी जाए, और डॉन ब्रैडमैन उस समय एडिलेड में थे। तो डॉन ब्रैडमैन को मैसेज भेजा गया और वो आ भी गया। वो खुद भी काफी खुश हुआ इंडियन हॉकी टीम से मिलकर, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और इंडियंस को भी बहुत अच्छा लगा कि वो डॉन ब्रैडमैन से मुलाकात होगी। तो अगले दिन मैच हुआ साउथ ऑस्ट्रेलियन 11 के खिलाफ और 10-1 से हरा दिया। और डॉन ब्रैडमैन ने वो मैच देखा, और डॉन ब्रैडमैन ने इकलौता हॉकी का मैच वही देखा था, सबसे पहला मैच। उससे पहले उसने हॉकी कभी देखी नहीं थी, और वो देखकर इतना दंग रह गया, वो खुशी के मारे झूम ही उठा। उसने कहा, द इंडियंस कॉल इट हॉकी, वी कॉल इट मैजिक, अल्टी देन आई रियलाइज सेंचुरीज वर मेड ओनली इन क्रिकेट। टॉम ब्रैडमैन के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन थी, इंग्लैंड को एशेज में बहुत बुरी तरह से हराती थी। तो टॉम ब्रैडमैन के मुंह से ये कॉम्प्लीमेंट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे टॉम ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा था, दिस चैप प्लेड लाइक मी, तो वो आदमी अगर कुछ बोले तो उसको सीरियस लेना बहुत जरूरी होता है। तो उसके बाद मेलबर्न में भी मैच हुआ, सिडनी में भी हुआ, और दोनों तरफ से जीतने के बाद इंडियन हॉकी टीम वापस वेलिंगटन के लिए रवाना होगी। और जब वेलिंगटन के लिए पहुंची उसी समय किंग जॉर्ज 5 की जुबली सेलिब्रेशन मनाई जा रही थी, तो उनका भी स्वागत काफी अच्छे से किया गया। और वहां पर माओरी लोग जो न्यूजीलैंड के नेटिव्स है उन्होंने भी उनका बहुत अच्छे स्वागत किया हक्का वाला डांस करके। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, हक्का डांस तो उनका बहुत मशहूर होता है माओरीज का। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम भी हक्का डांस बहुत अच्छे से करती है। तो माओरी जो लोग है वो एशियन कंट्री से माइग्रेट हुए थे न्यूजीलैंड वाले आइलैंड में हजारों साल पहले। तो माओरीज ने जोक में कहते कि हम भी इंडियंस ही है। बाद माओरी 11 टीम के खिलाफ भी मैच हुआ, फिर न्यूजीलैंड हॉकी एसोसिएशन के खिलाफ भी 1-2 मैचेस हुए। फिर उसके बाद वो क्राइस्टचर्च में गए, और वहां पर पहुंचने में उनको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वहां पर ठंड पड़ रही थी। उसकी वजह से उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, और एक जगह तो बर्फ का तूफान ही आ गया था, तो बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे। फिर उसके बाद लैंकेस्टर पार्क में मैच हुआ क्राइस्टचर्च के जून 22 में। 11,000 लोगों ने मैच देखा, वो बोला इतना बड़ा मैच था, और उन्होंने 4-2 से मैच भी जीत भी लिया था। और हैरानी की बात है कि पहले 2 गोल उन्होंने कर दिए थे, 4 गोल लगातार इंडिया टीम ने किए। ऐसे ही बहुत से मैचेस हुए जो काफी नेल बाइटिंग मैचेस थे, इतने क्लोजली मैच जीते थे। फिर कभी ऑकलैंड में मैच हुए, कभी वेलिंगटन में खेले, सब जगह खेलते गए और सारी मैच जीत लिए। हालांकि न्यूजीलैंड ने टफ फाइट जरूर दी, कभी वो बहुत नजदीक भी आ गया, कभी कभी लगा था कि वो जीत भी जाएंगे, लेकिन वो फिर भी कभी 1 गोल के मार्जिन से हार गए, कभी बुरी तरह हार गए। ऐसे ही चलता रहा पूरे टूर में। और जो माओरी लोग थे उन्हें मिलकर बड़ा अच्छा लगा इंडियन टीम के साथ। और जो माओरी के साथ आखिरी मैच हुआ, माओरी टीम ने उनको क्रेव कार्व्ड शील्ड दी, जिसमें इंटर प्रोफेशनल चैंपियनशिप इंडिया और बारे में था ट्रॉफी की तरह। तो न्यूजीलैंड की जर्नी उनकी समाप्त हो गई थी, और बाद में जुलाई 26 को वो निकल पड़े थे। और ऑस्ट्रेलिया में फिर 1-2 मैचेस खेलने के बाद वो वापस से चेन्नई की तरफ निकल गए। चेन्नई पहुंचने से पहले वो सेलोन आ गए श्रीलंका, वहां पर 1-2 मैचेस खेले। फिर उसके बाद 1-2 चेन्नई में खेल कर आराम से बैठ गए थे, मतलब उनका टूर खत्म हो गया था। फिर ध्यानचंद जी भी झांसी में चले गए और फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली। मतलब ध्यानचंद जी इतने ज्यादा डिसिप्लिन थे कि जैसे ही टूर खत्म हुआ सीधा आर्मी ज्वाइन की, ये नहीं कि घर जाकर आराम किया। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद भी वो अपनी देश सेवा कभी नहीं भूलते थे। दिसंबर 1935 को इंडियन हॉकी फेडरेशन डिसाइड करती है कि हमें ओलंपिक्स का टाइटल डिफेंड करना चाहिए और बर्लिन ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहिए। और ये खबर सुनकर ध्यानचंद जी काफ़ी खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें इस बार का दुख था कि इस बार भी उन्हें ट्रायल नहीं लेने दिया गया, उन्हें सीधा टीम में डाल दिया गया, वही 1932 की तरह। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझसे आप ट्रायल नहीं लेते, लेकिन फिर भी IHF ने साफ साफ कह दिया कि आप स्टार हो, और इस बार तो उन्हें सीधा कैप्टन ही बना दिया गया, क्योंकि पिछली बार वाइस कैप्टन के रूप में ही थे, इस बार कहा कि आप ही कैप्टन बनोगे। तो इस बार भी इंटर प्रोविजनल हॉकी टूर्नामेंट जो होता रहता था इस बार फिर कोलकाता में हुआ, और बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने करवाया, क्योंकि सबसे अच्छा आयोजन उस ज़माने में वही कराते थे, और कोई एसोसिएशन उसके बराबर भी नहीं था, और पैसा भी सबसे ज़्यादा वही खर्चा करते थे। तो और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे लोग थे जो डेडिकेटेड थे हॉकी के लिए, जैसे पंकज गुप्ता जी, वो तो खुद ही बंगाली थे। तो जो 1936 का हुआ इंटर प्रोविजनल हॉकी टूर्नामेंट, उसमें इस बार 13 टीमें पार्टिसिपेट किया, और 13 टीमों में से इसमें सबसे हैरानी की बात है कि इस पर ग्वालियर नहीं खेल रही थी,
और 1932 में 10 टीमें थी, तो इस बार 13 हो गई थी। तो पिछली बार की टीमें थी मानवदर, जिसको नहीं लिया गया था, बुंदेलखंड, जिनको कह दिया गया था कि आप एक मैच खेलिए, आपका अगली बार होगा, वो भी फुल टाइम मेंबर बन गए थे। तो इस बार सेमीफाइनल हुए, फाइनल मैचेस हुए, और सेमीफाइनल में बंगाल ने दिल्ली को 3-0 से, मानवदर ने बॉम्बे को 0-0, 1-1, 4-1, मतलब पहले मैच हुआ टाई, दूसरा हुआ वो भी टाई, तीसरे में रिजल्ट है। फिर फाइनल में बंगाल ने मानवदर को 1-0 से हरा दिया। और हाँ, जैसे पिछले न्यूजीलैंड के टूर्नामेंट में माउरी शील्ड मिली थी, जो माउरी लोगों ने दी थी, तो बंगाल को जीत गया था, तो उसमें बंगाल ने अपना नाम छपवा लिया था। जैसे ये टूर्नामेंट खत्म हुआ, सिलेक्शन कमेटी ने 17 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, जिसमें गोलकीपर थे एलन, बैक में खेलेंगे अफसल मोहम्मद हुसैन, गुरचरण सिंह, जो फिलिप्स, हाफ बैक में खेलेंगे कुलैन, मसूद, बाबू निमल, जो गेलीबर्डी, एहसान मोहम्मद खान, फॉरवर्ड में खेलेंगे अहमद, शाहबुद्दीन, ध्यानचंद, रूप सिंह, सैयद मोहम्मद जफर, पीटर पॉल फर्नांडिस। डिकी कर को कोई इस बार लीव नहीं मिली और वो नहीं खेले, क्योंकि वो प्लेयर काफ़ी अच्छे थे। और जो वाइस कैप्टन थे वो बने अमन मसूद। हालांकि काफ़ी डिसाइड हुआ कि किसे कैप्टन बनाया जाए, वाइस कैप्टन बनाया जाए, लेकिन बाद में ध्यानचंद को ही कैप्टन बनाया गया, और अमन मसूद ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया। हालांकि उसको थोड़ा बहुत दिल जो दुख गया था कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद अमन मसूद है, उसने इंटर प्रोविजनल हॉकी टूर्नामेंट के बारे में अपनी किताब द वर्ल्ड्स हॉकी चैंपियन 1936 में साफ साफ लिखा है, कोलकाता वाज वाइसली सिलेक्टेड एज अ वेन्यू ऑफ इंटर प्रोविजनल मैचेस, इट हैज अ ग्राउंड्स ऑन विच इट इज अ ट्रीट टू प्ले, इट हैज अ वास्ट स्पोर्टिंग क्राउड इन इट्स ह्यूज पॉपुलेशन and its selfless workers like Mr. Pankaj Gupta who know how to run a tournament economically and successfully। पंकज गुप्ता जो इंडियन टीम के मैनेजर थे और बंगाल की हॉकी एसोसिएशन भी चलाते थे, उनसे बेस्ट मैनेजर हॉकी का आज तक नहीं कोई पैदा हुआ, और इंडिया में भी अभी भी नहीं है। तो मसूद ने एक और कोट अपनी बुक में लिखा है, इट मे बी रिमार्क दैट नाइदर ध्यानचंद नॉर माइसेल्फ हैड ever the honor of introduction of Sir Jagdish Prasad, the president of the IHF. He selected one of us as a captain without seeing either of us on or off the field। मतलब वही है कि वो सोच रहे होंगे कि सर जगदीश प्रसाद क्या सोच के उन्होंने लिया था, मतलब कंफ्यूज है सबके सब। बाकी जगदीश प्रसाद जी ने ध्यानचंद को चुना, वो सोच तो अच्छी थी, क्योंकि वो ये तो हॉकी के विजर्ड ही उस जमाने में मशहूर हो ही गए थे। तो ध्यानचंद के बारे में एक और किस्सा है कि उनके जो सीनियर कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक बार कह दिया कि तुम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम जाके खड़े हो जाओ एज ए सोल्जर। बिना एक शब्द बोले ध्यानचंद जी खड़े हुए। बाद में जब उन्हें भी ध्यान आया, किसी और ने बताया कि ओलंपिक्स आने वाली है और ये बंदा यहाँ क्या खड़ा है, इसको भेजो, तब उसने सीओ ने पूछा कि आपने बताया नहीं कि आप तो ओलंपिक्स में जाने वाले थे, ये तो मैं नहीं देता आपको ऑर्डर। तो ध्यानचंद ने कहा कि मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, आप मुझे कुछ भी कहोगे मैं सब कुछ कर लूंगा। तो मतलब ध्यानचंद जी को बिल्कुल इस बात का ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ना। उनको सीनियर ने कह दिया खड़ा है तो खड़ा रहेगा सोल्जर की तरह, अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो नहीं करेगा, हार में जाए। मतलब उनको ये भी नहीं कि मैं वहां जाऊंगा ये करूंगा, कुछ भी नहीं। वो इतने ज्यादा सीधे साधे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी ऑफिसर थे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय हिट मारने के अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों। जी हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके। और ऑस्ट्रेलिया टीम तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है, और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी, वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता हॉकी। पूरी की पूरी टीम को दिल्ली आने के लिए कहा गया और वहां पर प्रैक्टिस मैचेस शुरू है। अनलाइक पिछले ओलंपिक्स में जहां वो दूसरी टीम के साथ अच्छा खेलते थे, यहाँ उल्टा हो गया। दिल्ली ने नेशनल टीम को 4-1 हरा दिया। और दिल्ली मतलब बंगाल, पंजाब, यहाँ पर तो हॉकी शुरू से ही काफी अच्छी रही है और थोड़े बहुत मुंबई के आसपास के भी प्लेयर्स होते थे, लेकिन दिल्ली किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इवन कि ध्यानचंद जी ने, ये कैसे हो गया। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा दिल्ली का, बहुत बड़ा सदमा लग गया सबके सब। वो न्यूज़ ऐसी फैल गई कि मुंबई से लेकर कोलकाता तक, पंकज गुप्ता से लेकर और जितने भी हॉकी के जानकार थे सब के सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया। सब सोच में पड़ गए कि ये कैसी टीम हमने चुन ली है। फिर दिल्ली के बाद झांसी में खेलने गए। झांसी को चलो उन्होंने 7-0 से हरा दिया है। उसके बाद क्या कहते हैं, झांसी छोड़ने के बाद फिर वो भोपाल गए। भोपाल 11 के साथ मैच हुआ और एज यूजुअल भोपाल में नवाब ऑफ भोपाल और उसकी बेगम पहुंचे हुए थे। भोपाल को भी 3-0 से हरा दिया। फिर उसी शाम भोपाल स्टेट हॉकी एसोसिएशन ने उनको एंटरटेन किया, मतलब वो वहाँ पर मौज मस्ती की सबने। फिर उसके बाद भोपाल के बाद वो सीधा चेन्नई चले गए। चेन्नई में भी खेलने गए तो 5-1 से हरा दिया। फिर ऑल मद्रास टीम के साथ फिर दोबारा खेले तो 5-3 से हरा दिया। फिर चेन्नई को पहुंचे, चेन्नई से बेंगलोर आए, फिर बेंगलोर कंबाइंड के साथ खेले जिसको 4
4-1 से हरा दिया और बेंगलोर के बाद सीधा वो मुंबई चले गए। मुंबई में उनका बहुत अच्छा टाइम था, हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन वहाँ पर कॉन्सुलर जनरल ऑफ जर्मनी का ऑफिस था, वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए क्योंकि ओलंपिक्स होनी तो बर्लिन में थी, उन्होंने भी क्लियरेंस कर दी। उसके बाद जैसे ही मुंबई से निकलने लग गए तो मैनेजर पंकज गुप्ता ने कहा, वी आर गोइंग टू बर्लिन नॉट ओनली टू डिफेंड आवर वर्ल्ड हॉकी टाइटल बट ऑल्सो एज कस्टोडियंस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ इंडियाज ग्रेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर मुंबई से निकलने के बाद वो एडन पहुंचे और बहुत सारे लोगों को फिर से सी सिकनेस वाली बीमारी हो रही थी, किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतने लंबे सफ़र में वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। पर ध्यानचंद जी बड़े खुश हुए यह जानकर कि एडन में उनकी यूनिट यानी 4x14 पंजाब रेजिमेंट एडन में स्टेशन थी और वो मिलकर बड़े खुश हुए। वहाँ पर उनके पुराने साथी वहीं पर खड़े हुए थे और वहीं पर उन्होंने खाना खाया, मस्ती की और फिर एडन से निकलकर वो सीधा मार्सेलिस फ्रांस की तरफ निकल गए और वो इवेंट काफ़ी अच्छा था। उसमें हिज हाइनेस महाराजा ऑफ मैसूर कृष्णदेव वोडेयार वो भी बोट में ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड के लिए मेडिकल अटेंशन के लिए और उनके साथ उनके दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल और युवराज भी थे। तो महाराजा जी भी उनके साथ ही रहे, वो काफ़ी अच्छे से बातचीत की, खुशी खुशी एक दूसरे से गप्पे लड़ाई और उनका महाराजा थे क्योंकि इतने बड़े तो उनके खाना सब कुछ था तो वो उनको भी इतना कुछ खाने को दे देते थे जिससे उनको बड़ी मौज होती थी क्योंकि उनको कोई ख़ास पैसे थोड़ी मिलते थे। वो तो खैर इंग्लैंड की तरफ रवाना हो गए थे लेकिन फ्रांस तक का सफ़र उन्होंने उनके साथ ही किया था। फिर मसालिस पहुँचे 10 जुलाई को, वहाँ पर डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक की हुई थी इसलिए सारा सामान उनको खुद निकालना पड़ा, उसमें बहुत टाइम निकल गया और पेरिस के जाने वाली ट्रेन उनकी छूट गई। फिर अगले मॉर्निंग को उन्होंने पेरिस की ट्रेन पकड़ी, 3rd क्लास की सीट में ही बैठ गए क्योंकि वैसे ही वहाँ पर कुछ था नहीं क्योंकि कोई और से तो बुकिंग थी नहीं, पहुँचना जल्दी था और थोड़ा बहुत जो समझ में वही खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही बचाए, कोई ख़ास था नहीं। फिर उसके बाद पेरिस पहुँचे इवनिंग में अ मैन फ्रॉम कुक्स मतलब कुक्स नाम की जगह से कोई था आदमी, वो मिल गया, उन्होंने अकोमोडेशन में उनका सारा अरेंजमेंट की। फिर उसके अगले दिन उन्होंने आईफेल टावर, नोट्रे डैम, आर्च डी ट्रियोम्फ और पूरा विजिट किया पेरिस को, फॉलिस बॉर्जरी भी गए। फिर वहाँ से रात की ट्रेन पकड़ी बर्लिन जाने के लिए और इस बार सीट उनको थोड़ी सिक्योर वाली मिल गई थी लेकिन फिर भी 3rd क्लास में गए। बाकी ठंड के मारे तो उनका बुरा हाल हुआ था क्योंकि वैसे भी यूरोपियंस की तरह हम ज़्यादा ठंड झेल नहीं सकते। फिर जो जर्नी थी पेरिस टू बर्लिन वो इंक्लूसिव थी, सेरेमनी थी, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। पेरिस से कोई ट्रेन पकड़ के आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है क्योंकि इन सब के बॉर्डर्स आपस में जुड़े थे यूरोपियंस के, सब ओलंपिक्स के लिए ही आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी, इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी के लोग और कौन कौन नहीं थे वहाँ पर। और फिर 13 जुलाई को वो पहुँचे, पूरा क्राउड ने उनका स्वागत किया और इंडियन कम्युनिटी सारी की सारी बर्लिन में पहुँची हुई थी जिन्होंने ट्राई कलर वाला फ्लैग भी पकड़ा हुआ था। और डॉक्टर DM जो चेयरमैन थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बर्लिन ओलंपियाड और हर जॉर्ज एवर्स जो प्रेसिडेंट थे डच हॉकी बॉन्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दोनों के थे, उन्होंने इनको स्वागत किया। एज यूजुअल ब्रिटिश नेशनल एंथम बजी, गॉड सेव द क्वीन अली। फिर हे लिटलर के नारे भी लगे क्योंकि वो तो जर्मनी था ना, नाजी रूल, तो वहाँ पर भी उनका काफ़ी अच्छा स्वागत किया। बर्लिन में भी उनको बड़ा अच्छा लगा घूम कर, पूरी लग्जरियस बस में बिठाई गई ओलंपिक विलेज में, पूरा अच्छा सा घर बार अच्छी व्यवस्था की हुई थी। इंडियन कंटिजेंट में वही यूनियन जैंग और स्टार ऑफ इंडिया इंसिग्निया था जो होस्ट किया गया था। उनके कॉटेज में 20 बेड थे, सबको अच्छा लग रहा था। बाकी उनके जो गाइड वगैरह थे वो इंग्लिश में बात करते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उन्हें ये भी पता चला कि बहुत सारे कंपटीशन जो जर्मन टीम वाले खेल रहे थे उसमें जर्मन आर्मी के ही लोग खेलते थे, जैसे इंडियन आर्मी और से ये सब खेलते थे। तो जब भी जर्मनी का कोई भी प्लेयर आता था ना तो बड़ी जोर जोर से तालियां बजती थी वहाँ पर, इतना मतलब जर्मन नेशनलिज्म अपने चरम पर था। फिर उसके बाद वहीं पर थोड़ा बहुत घूमे फिरे हैं। वहाँ पर डाइनिंग हॉल में उन्होंने हरमन ग्योरिंग जो कि था उससे ऑटोग्राफ ले लिया और कईयों ने डॉक्टर गॉबल्स जो हिटलर का साथी था उससे भी ऑटोग्राफ ले लिया। अच्छा, जब इंडियन प्लेयर्स जर्मन ऑफिसर्स या जर्मन पब्लिक के साथ मिल रहे थे तो जर्मन्स को बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि कुछ देशों में सिर्फ गोरे होते हैं, कुछ में काले, कुछ में भूरे, लेकिन हमारे देश में क्या था, काले, पीले, गोरे, किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है, किसी ने ऊपर पगड़ी बानी है, कोई गंजा है, किसी का कम बाल है, कोई कैसा दिखता है, कोई हाइट छोटी वाला, किसी की हाइट ही बड़ी है। तो बड़ी ना मिक्सचर वाली टीम बनी हुई थी, जैसे मिक्स वेज की सब्जी होती है वैसे की। तो जर्मन्स को बड़ा अजीब लगता था कि यार
ये इंडियंस, ये तो अपने आप को आर्यंस बोलते हैं, तो ये आर्यंस ऐसे क्यों दिखते हैं? उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था कि आर्यन का मतलब गोरा होता है, जबकि ये जर्मन्स की फॉल्स डेफिनेशन थी जो उन्होंने खुद ही करी थी। उनको खुद को ना बड़ा मजा आता था जर्मन्स को बोलने में, हम आर्यन है, हम गोरे हैं, जबकि आर्यन का मतलब पीपल लिविंग इन इंडिया है। मतलब मैं भी आर्यन हूँ, और जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो आप भी आर्यन ही हो। बर्लिन में ध्यानचंद का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो एक विदेशी राइटर गाय वॉल्टर्स ने अपनी किताब लिखी थी बर्लिन गेम्स, हाउ हिटलर स्टोल द ओलंपिक ड्रीम। उसमें उसने ध्यानचंद के एक्सपीरियंस को कोट किया हुआ था हिंडरबर्ग हाउस में। उसमें ध्यानचंद जी बोलते हैं, एवरी इवनिंग आफ्टर डिनर वी यूज्ड टू पास 2 hours in the house with our sweat suits on or any other informal dress, cheering, clapping and joking. The Italians were the most noisy and none could beat them in this respect. A sight of a pretty girl dancing gracefully was always enough to rouse our Italian friends to the highest pitch of enjoyment, which sometimes appeared carried too far to our eastern minds. ध्यानचंद जी ने जब पहली बार हिटलर को भी देखा था तो उसके बारे में बोला था, he was clad in brown and athletic figure and trod the ground with a firm step. Occasionally he looked sideways and his face was serious but not stern. जब बर्लिन में थे तो किसी ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पर शिकायत लगा दी कि जो इंडियन प्लेयर्स है वो अमेच्योर्स नहीं है, वो प्रोफेशनल है। मतलब एमेचर्स और प्रोफेशनल का ये मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल जो पैसे लेकर खेलता है और एमेचर जो शौकिया तौर पर खेलता है। उस जमाने में स्पोर्ट्स को इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती नहीं थी, तो ज्यादातर लोग एमेचर्स की कैटेगरी में ही स्पोर्ट्स खेलते थे। मतलब जैसे ध्यानचंद जी आर्मी में है लेकिन पार्ट टाइम हॉकी के प्लेयर बने हुए हैं, वैसे ही आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। आजकल हर गेम प्रोफेशनल होती है और ओलंपिक्स ने भी ये फालतू का रूल हटा दिया है। अब वहाँ पर सारे प्रोफेशनलिज्म ही चलती है। और वैसे भी अगर आपको रिकॉर्ड बनाने हैं तो आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतना इतना बड़ा खर्चा होगा, वो तो प्रोफेशनल्स ही उठा सकते हैं, एमेचर्स कैसे उठाएगी? और सरकार क्यों आर्मी की पोस्ट से कितना को खर्चा उठा लेगी? तो किसी ने शिकायत लगा दी कि अमेचर ने कि इन्होंने न्यूजीलैंड का टूर किया था इसलिए ये प्रोफेशनल्स बन गए। तो इंडियन अथॉरिटीज को समझाने में और कन्विंस करने में काफी समय चलेगा कि भाई साहब हम एमेचर्स ही है, हम प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है। और पूरा आर्मी की यूनिट वगैरह सबको दिखाना पड़ा कि भाई आर्मी से खेलते हैं, वहां से इनको घुसाया गया है। तो इस तरह से ये मामला निपटा। उसके बाद प्रैक्टिस गेम शुरू ही ओलंपिक्स विलेजेस में, और जो ओलंपिक स्टेडियम था जिसको राइट स्पोर्ट फील्ड्स, जो थर्ड राइट हिटलर की रिजीम को कहते थे वैसे ही नाम रखा था, वो काफी सुंदर से बनाया हुआ था। तो जुलाई 17 को जर्मन इंटरनेशनल टीम के साथ एक प्रैक्टिस मैच हुआ और वो बर्लिन में हुआ था, और वो मैच 4-1 से हम लोग हार गए। अब सब सोच में पड़ गए कि यार पहले जैसे दिल्ली में से हार गए थे, जैसे ही इंटरनेशनल टीम डिसाइड हुई थी इंडिया की, और अब पहले ही मैच में 4-1 से हार गए, वो भी होस्ट है जर्मनी के खिलाफ। ये कैसे हो गया? हिटलर की टीम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग निकली। उसमें द हिंदू के स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा, The visitors played their first training match on Friday against the German Olympic team and were badly beaten. The result of this match was not to be counted as if it was a private match for the purpose of the Indian team training. Nevertheless, it appears to be Indian team that German hockey had improved immensely, and with no regular inside right and with Masood not playing in his usual form, it will be anyone's game if India meets Germany in the final. The members of the team were therefore insisted that an inside right be flown in from India and also पिनेगर. This was the reasons why an SOS was sent to India. तो आप समझ ही सकते हैं कि सारे के सारे लोग घबरा गए। पंकज गुप्ता ने फटाक से फोन लगाया और सीधा बर्लिन से कोलकाता के मैसेज भेजे, और जब सबको पता चला कि हम लोग हार गया तो एक दारा नाम का प्लेयर था उसको कहा गया कि फटाफट भेजो, और एक पिनेगर नाम का बंदा था उसको भी कहा भेजो, और अगर पिनेगर नहीं मिला तो मद्रास का एक कुले नाम का प्लेयर है उसको भेजो सेंटर हाफ में खेलने के लिए, अगर मसूद की फॉर्म सही नहीं आई। तो दारा था वो फ्रांस में जो सेमीफाइनल मैच होना था उसे एक दिन पहले पहुंचा था। मतलब एक तो शिपिंग रूट, ऊपर से जो सी सिकनेस होती है वो अलग, लेकिन उसके बावजूद दारा सेमीफाइनल फाइनल से पहले पहुंच गया, और बाद में इसने बहुत मदद की इंडिया को जीत लाने में। तो 8 मैचेस खेले ओलंपिक की फील्ड में प्रैक्टिस मैचेस के लिए, तो जिसमें अफगानिस्तान और दूसरी टीमों के साथ खेले, और तब जाकर सभी प्लेयर्स को लगाने के बाद टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम जीत सकते हैं, नहीं तो पहले मैच से बहुत तगड़ा झटका दे दिया था। 1936 ओलंपिक्स के जो ग्रुप थे वो 3 बनाए गए थे, ABC। ग्रुप ए में एज यूजुअल इंडिया थी, और उसके साथ ही जापान, हंगरी और यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रुप बी में थी जर्मनी, डेनमार्क और अफगानिस्तान, और ग्रुप सी में थी नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम। ग्रुप बी में जर्मनी टॉप का जाता है और अफगानिस्तान और डेनमार्क दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोनों का 1-1 पॉइंट होता है, जर्मनी के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। और ग्रुप सी में नीदरलैंड और फ्रांस जो है वो टॉप 2 में आ जाते हैं, बाकी दोनों खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद नीदरलैंड और फ्रांस और यहाँ से जर्मनी, ये तीनों को सेमीफाइनल के लिए चुना जाता है। और ग्रुप ए में
एज यूजुअल इंडिया को चुना जाता है, और इंडिया को ऐसे चुना जाता है कि इंडिया ने जो 3 मैचेस खेले थे तीनों के तीनों ग्रुप में जीत लिए थे। पहला मैच जो हुआ था इंडिया का वो हुआ था हंगरी के खिलाफ, उसमें 4-0 से जीत लिया। हंगरी का डिफेंस बहुत अच्छा था और गोलकीपर जो था उसने स्कोर को काफ़ी लो रखा हुआ था। और मैच के बाद जब जीत गए तो जर्मन न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छापी, द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो टू, बर्लिन हैड पोस्टर्स, विजिट हॉकी स्टेडियम टू वॉच द इंडियन मैजिशियन ध्यानचंद इन एक्शन। मतलब ध्यानचंद की पॉपुलैरिटी वैसे भी थी, लेकिन उस टाइम पर बर्लिन के अखबारों ने भी कवर करना शुरू कर दिया। फिर महाराजा ऑफ बड़ौदा जो थे उन्होंने उनको होटल एडिलोन में बुलाया और उनको खूब दावत भी दी, जिसमें अफगानिस्तान की टीम को भी बुला लिया गया था कि वो भी इंजॉय कर सके। उसके बाद 7 अगस्त को दूसरा मैच यूएसए का होता है इंडिया का, जिसमें 7-0 से इंडिया जीत जाती है। अब ग्राउंड भी अच्छा था, सब कुछ था, ज़्यादा गीला वाला भी नहीं था कि ज़्यादा मुश्किल हो, ईजी भी थी। फिर तीसरा मैच होता है जापान के खिलाफ, उसमें 9-0 से जीत जाती है। जापान वैसे इतनी बेकार टीम नहीं थी, लेकिन उसने इंडिया के टैक्टिक्स कॉपी करने के बावजूद वो पूरी तरह नहीं कर पाए। उनका हालत होगी, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, उन्होंने नकल कर ली लेकिन अकल नहीं लगाई, इस वजह से जापान ज़्यादा बुरी तरह हार गई। फिर मैच खत्म होने के बाद ओरिएंटल क्लब जो था बर्लिन का, उसमें थोड़ा सा लाइट डिनर हुआ और उतने में ही दारा भागता हुआ आ गया। मतलब इंडिया से एक तरह से भाग ही रहा था, बड़ी मुश्किल से वो सेमीफाइनल से पहले पहुंच गया था। तो सेमीफाइनल जो था उससे पहले बाकी के दूसरे मैचेस हुए, जिसमें जो रैंक्स डिसाइड करते हैं कि 5th पोजीशन भाई इस टीम को रखेंगे, 6th को इसमें रख देंगे, वो क्वार्टर फाइनल टाइप। तो बहुत सारे मैचेस हुए। तो सेमीफाइनल इंडिया का पड़ गया फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस को 10-0 से हरा दिया। मतलब बिल्कुल ही लाइट मैच था, इतना आसान मैच था कि किसी ने सोचा नहीं था। ये तो एक तरह से गिफ्ट मिल गया था। और जो गोल से दारा ने 2 कर दिए, टैप्सल और शहाबुद्दीन ने 1, रूप सिंह और ध्यानचंद ने 2-2। पूरा लार्ज क्राउड बैठा हुआ था, उसने तालियां मारनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ जो सेमीफाइनल 2 था उसमें जर्मनी ने नेदरलैंड को 3-0 से हरा दिया। तो अब वो आ गई फाइनल में। तो वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। 14 अगस्त 1936 फाइनल का मैच जो इंडिया और जर्मनी के बीच में होना था। उस मैच को देखने के लिए 40,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। सबको लग रहा था कि जर्मनी जीत जाएगा, क्योंकि वो जर्मनी का होम टाउन जो था। लेकिन बारिश आ गई और वो इतनी ज्यादा आई कि मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा। उसके बाद अगस्त 15 जो था वो आखिरी दिन था और दूसरी गेम्स भी होनी थी। तो अगस्त 15 के सुबह 11 बजे ही मैच को फिक्स करना पड़ा। ये पहली बार हुआ था जब मैच इतनी जल्दी हो रहा हो। तो 15 अगस्त को 40,000 से ज्यादा लोग फिर से पहुंच गए। उसके बाद हिटलर खुद आ गया, सबने नाची सल्यूट मारा और इंडियन दर्शक भी थे। जैसा कि आपको पता है महाराजा भोपाल हॉकी के फैन थे, वो भी पहुंचे हुए थे। उनकी प्रिंसेस भी पहुंची हुई थी और बहुत सारे इंडियंस जो इंग्लैंड से, फ्रांस से, कहाँ से आए थे वो मैच देखने के लिए आ गए। और जर्मन्स भी काफी खतरनाक टीम उसमें बनी हुई थी। जर्मनी ने इंडियन स्टाइल ऑफ गेम अपनाई, शॉर्ट पासेस, और मैच इतना ज्यादा टेंस हो गया था कि 32 मिनट तक ना कोई गोल ही नहीं हो पाया। और जर्मनी बहुत अच्छा हॉकी खेल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी मैच जीत जाएगी। लेकिन रूप सिंह जैसा भी करके जर्मनी डिफेंस को चकमा देता है और गोल कर देता है, जिससे 1-0 हाफ टाइम पर गेम रुक जाता है। अब एक गोल, अब हाफ टाइम पार हो जाता है। इतने में महाराजा बड़ौदा जो थे, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ 3, वो फटाफट भाग कर आते हैं। वो पूछने लग जाते हैं कि आपको हुआ क्या है, आप खेल क्यों नहीं पा रहे हो। तो इंडियंस कहते हैं कि हमारे पैर फिसल रहे हैं, हमसे खेला नहीं जा रहा। तो महाराजा और बड़ौदा ने कहा कि तुम जूते उतार के खेलो, और ऐसा ही कहा। महाराजा वाजिन स्टेडियम पेविलियन में इंडिया जर्मनी स्क्वाड ऑफ इन द हॉकी फाइनल्स। मेजर ध्यानचंद was a captain of the team during his game. Adolf Hitler too was present in the stadium, and Maharaja has suggested that you must use to play barefoot without any shoes. So you have to play with barefoot. मतलब ग्राउंड गीला है, ज़्यादा फिसलन हो रही है, तो जूते उतार कर नंगे पैर खेल कर देखो। तो ये सलाह जो थी वो सबके दिमाग में बैठ गई। ये क्या, महाराजा ने ये सलाह दी। और महाराजा वैसे भी कुछ छोटी जागीर का ही हो, लेकिन कुछ बोलते तो उसको सीरियस लेना ही पड़ता। तो जब उन्होंने ये कहा तब लोगों को नर्वसनेस हुई, बाकी टीममेट्स को, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कर ही देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही महाराजा ने सलाह देती है, उसके बाद इंडिया टीम एकदम से फॉर्म में आती है और वो गोल पे गोल दागने लग जाती है। मतलब लेट डॉक्टर दामोदर नैने जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है महाराजा सयाजी राव की, उन्होंने खुद कहा है कि ओलंपिक्स फाइनल्स को देखने के लिए बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। तो किंग्स ने खुद देखा था ये नर्वसनेस हो रही है, तो उसी ने कहा था कि आप अच्छे से खेलो नंगे पैर, और अगर आप जीत के तो मैं आपको इनाम दूंगा। तो उसने बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने में हेल्प की थी इंडियन प्लेयर्स की। उसके बाद इंडियन प्लेयर्स एकदम से रफ्तार में आते हैं।
1-0 हाफ टाइम था, तुरंत 4-0 हो जाता। ध्यानचंद ने तीसरा चौथा गोल मार लिया था। उतने में जर्मनी एक गोल मारता है और 1-4 का स्कोर हो जाता है। लेकिन इंडिया फिर एक गोल और कर देता है, जाफर मार देता है। उसके बाद 8-1 मतलब 3 गोल और लग जाते हैं, जिसमें ध्यानचंद जी 3 गोल मार देते हैं और जो दारा जिसको भगा कर लेकर आए थे, मतलब स्पेशली कहा था निकल यहाँ से इंडिया से यहाँ, वो भी 2 गोल कर देता है। तो मिर्ज़ा मसूद जो वाइस कैप्टन थे उन्होंने इस सिचुएशन को ऐसा डिस्क्राइब किया: जाफर गॉट द बॉल फ्रॉम द सेंटर लाइन and ran down with it. He pretended to pass it to his inside forward or center forward several times, but each time carried it off till he reached the striking area. Here, by a superb dodge of the body, he tricked once more the German defense and placed the ball neatly in the corner of the goal, thus giving India 5th goal. और ध्यानचंद की और बाकी टीम्स की इसी काबिलियत देखकर जर्मनी का हिटलर और उनकी पूरी के पूरे लोग वो सब हैरान हो जाते हैं कि वाह। और फिर उनको जर्मन्स इनवाइट करते हैं पार्टी के लिए शाम के टाइम। उसके बाद जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होता था हिंदू का, वो लिखता है एवरी मेंबर ऑफ द टीम वाज फीलिंग द स्ट्रेन ऑफ द डिफीट ऑफ द जर्मन्स इन द प्रैक्टिस मैच एंड नो वन वाज इन हिज यूजुअल शेल्फ। I never saw a hockey team from India where the game is definitely of a superior standard compared to the rest of the world, being so obsessed on the eve of the match. The players were nervous as to what the result of the match would be, which is heightened by the feeling that the burden of the country's honor was on their shoulders. मतलब गेम्स जो थी वो एक तरह से बेचैन हो गए थे कि अब हम करें तो करें क्या। तो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको फिर गोल्ड मेडल दिया जाता है। फिर उसके बाद 16 अगस्त को सेरेमनी हो जाती है और 11th ओलंपिक गेम्स का एंड हो जाता है। फिर हिटलर के नारे लगते हैं, उसमें किंग बोरिस जो होता है बुल्गारिया का वो भी बैठा होता है, उसके भी ऑनर में नारे लग जाते हैं। फिर ओलंपिक फायर जो होती है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है कि अब अगले 4 साल बाद टोक्यो में 1940 में ओलंपिक्स होनी थी, उसके ऊपर घोषणा भी हो जाती है, वही पर आ जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि टोक्यो में ओलंपिक हुई नहीं थी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में बाद बैंकेट हॉल में उनको बुलाया जाता है, जिसमें हिटलर भी मौजूद थे और उनके जो मिनिस्टर्स है वो तक भी पहुंचे हुए थे। उसके बाद शाम को जब इंडियन प्लेयर्स पार्टी कर रहे होता है जर्मन प्लेयर्स के साथ, तो उतने में वहाँ पर एडोल्फ हिटलर अपने मिनिस्टर जोसेफ गोबेस के साथ आता है। वहाँ पर हिटलर ध्यानचंद से मिलता है और फिर उनकी इंट्रोडक्शन कराई जाती है, जिसमें हिटलर का साथी बोलता है मे फ्यूअर द इंडियन टीम कैप्टन हे ध्यानचंद। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको ध्यानचंद अपने इन शब्दों से बयान करते हैं: मैंने हिटलर को नमस्ते किया, हिटलर ने मुझे स्कैन किया ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं ना तो लंबा बंदा था, मैंने इकलौता कोट पहना हुआ था और मेरे पास इकलौते कैनवास के पीटी शूज थे, वाइट पैंट पाई हुई थी। और उसमें उन्हीं दौरान हिटलर बोलता है आप हॉकी के विजर्ट हो, आपने पूरी गेम ही पलट दिया है, आप बहुत अच्छी प्ले करते हो, मैंने सुना आपको इंजरी हो गई थी मैच के दौरान, अब आप कैसे हो। फिर वो बोलते हैं कि शुक्रिया जनाब, मेरे एक दांत टूट गया था खेलते हुए आज के मैच में, बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी जो इतनी अच्छी खातिरदारी आपने की उसके लिए मेरा बहुत बहुत दिलो शुक्रिया। उसके बाद हिटलर खुश होता है, पूछ लेता है आप जब हॉकी नहीं खेलते तो आप क्या कर रहे होते हो। जनाब मैं आर्मी में होता हूँ। और आपका रैंक क्या है। नायक। जर्मन में बोले तो कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मैं भी कॉर्पोरल था जब मैं छोटे होते जंग में गया हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। आप तो बहुत अच्छे एबिलिटी के साथ हो। मैं तो हैरान हूँ कि आपको कभी भी अंग्रेजों ने कोई ज्यादा बड़ा रैंक ही नहीं दिया ना आपको आगे किया। मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आप जर्मन आर्मी को ज्वाइन करो एज एन ऑफिसर, और फिर तुम पता लगेगा कि मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी ज्यादा तरक्की हासिल होगी। पूरी साइलेंस होगी क्योंकि हिटलर ने जो बोला था, और सारे के सारे जर्मन नाज़िस्ट ऐसे देख रहे थे कि ये काला इंसान, इसको हिटलर रैंक दे रहा। और जैसे ही आगे कोई बात होती है तो ध्यानचंद खुद बोल देते हैं और फिर उनको ट्रांसलेट करने को भी कह देते हैं जो उनका ट्रांसलेट होता है। फ्यूअर, मैं आपके ऑफर की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया ही मेरा घर है। मैं अपने लोगों के अंदर खुश हूँ, चाहे मेरा रैंक कॉर्पोरल ही हो या नायक ही हो। तो हिटलर खुश हो जाता है ये बात सुनकर कि अपने देश के लिए बड़ा वफादार है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानचंद जैसा आदमी आज दुनिया में पैदा नहीं हुआ हॉकी के अंदर। आज तक जो ध्यानचंद ने किया है दुनिया के अंदर, कोई भी आदमी उसके साथ का पैदा नहीं हुआ। जो आदमी पैसा लेके अपनी कंट्री को, इज्जत को बेचता है, मैं उसे स्पोर्ट्समैन नहीं समझता, मैं उसे ट्रू मैन नहीं समझता। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर भारत रत्न मिलना चाहिए था तो पहले नंबर पे ध्यानचंद को मिलना चाहिए। क्या उसकी शान थी, क्या उसकी बात थी 1936 के अंदर। आप तो पैदा भी नहीं हो। 36 में हिटलर ने कहा था उसे कि ध्यानचंद जी इंडिया को छोड़ो और यहां पे आ जाओ। ही वॉज जस्ट सिपाही। उसने कहा यहां आ जाओ, मैं आपको ऑफिसर बना देता हूं।
मगर नहीं, उसको देश से प्यार था। गुल्लू एजेकेल जो पॉपुलर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं, वाइल ऑन द ट्रैक जेसी ओवंस एक्सप्लोडेड द मेनी मिथ्स ऑफ आयरन सुपीरियरिटी व्हिच द नाजी फोर्सेस हैड केयरफुली प्रोपागेंडेड ऑन द हॉकी फील्ड, ध्यानचंद क्रिएटेड मैजिक। इंडिया में हमारा जो यहाँ का मीडिया था वो भी हॉकी को काफी कवर कर रहा था, तो अमृता बाजार पत्रिका जो कैलकाटा बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, जो कहा जाता था कि नेशनलिस्ट लोगों की राय रखता है, उसमें एक फोटो आई थी जिसमें हॉकी की टीम को ऑनर किया गया था, जिसमें इंडियन हॉकी टीम के साथ साथ जर्मनी के भी मिनिस्टर्स थे और उसमें एक इंडियन लेडी भी थी साड़ी पहनी हुई, और जो लेडी जो थी उसका नाम था मैडम मनेका, और इसने डांसर थी कैलकाटा की जिसको जर्मनी में टूर किया, और जो जर्मनी में ओपनिंग सेरेमनी उसमें से परफॉर्मेंस भी दी, और उसमें ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज किया DOV डच ओरिएंट वेरियन मतलब जर्मन ओरिएंट एसोसिएशन। तो DOV था वो 1934 में बनाया गया था कि नाजी जर्मनी के बारे में की जो राय है वो दुनिया में कैसी हो, खासतौर से फार ईस्ट में, और क्योंकि इंडिया भी आता था तो उन्होंने बाकायदा इंडिया कमेटी बनाई गई थी जिसको जर्मन के ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट खुद लीड करते थे, और बहुत सारे लोग जो इंडियंस जर्मनी में रह रहे थे बर्लिन में खासतौर से उनका भी नाम था। तो जो DOV था उसका फोकस तो था कि जर्मनी और इंडिया के टाइज के लिए, लेकिन उसमें दिखाया जाता था कि जर्मनी कितना अच्छा है और इंडियंस को दिखाया जाता था कि देखो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं और हम कितने अच्छे हैं। तो एक तरह से जर्मनी ये दिखाना चाहता था कि देखो हम ब्रिटेन से बहुत अलग है। और जो परफॉर्मेंस थी मेनका की ओलंपिक्स के दौरान उसको तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि ओलंपिक्स में इंडियन डांसर साड़ी पहने हुए उस जमाने में परफॉर्म करे तो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आज के जमाने इंटरनेट तो है नहीं जो आप देख सकते हो, तो उस जमाने की बात अलग होती थी। तो और हिटलर का ओपिनियन भी इंडियंस के प्रति कैसा था वो वैसे जब सबको पता ही है, पहले बेकार था, बाद में जब सुभाष चंद्र बोस के साथ मुलाकात होगी तब चेंज हुआ था। तो जो DOV था उसका काम था कि हम जर्मनी में अपने पोर्ट्रेट्स को बनाए, और उन्होंने इंडियन हॉकी टीम को भी इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा था कि ये आई है तो फिर इनके थ्रू फोटोज खिंचाकर इनको टूर कराकर एक तरह से जर्मनी की पॉजिटिव इमेज और ब्रिटेन की नेगेटिव इमेज बनाई जाती थी। उसमें एक हबीबुर रहमान एक इंडियन आदमी था जो बर्लिन में रहा था 1920 से, वो सबसे बड़ा इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट था राजीव नजीम का। वो एक तरह से पेड आदमी था जिसका काम ही था कि जर्मनी के ऑफिशियल व्यू पॉइंट्स को इंडियन पब्लिक के साथ लाना, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव स्पीच बोलता रेसिस्ट वाली वो नहीं था। उसके बाद ओलंपिक की विक्ट्री के बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन उनको एक हफ्ते के लिए लंदन भेज देती है छुट्टियां मनाने के लिए, जहाँ का हाई कमिश्नर इंडिया का सर फिरोज खान नूर, सर GD सोंधी जो होते हैं वो भी पहुंचे होते हैं। फिर लंदन में उनका जो मैनेजर होता है जगन्नाथ, वो कुछ दिनों के लिए पेरिस में चले जाता है। फिर पंकज गुप्ता की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनको देखभाल करने के लिए। तो सितंबर 17 को T&O स्टीमर स्ट्राहोम करते हैं। जो स्ट्राहोम था वो बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज को घर लेकर आया था। नवाब पटौदी थे, महाराज कुमार थे, विजयनगरम जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जो कि इंग्लैंड में थे, महाराजा मैसूर भी थे और गवर्नर्स भी थे बॉम्बे और मद्रास के, वो भी साथ में बैठे हुए थे, मतलब VIP टूर था। तो फेयरवेल मैसेज भी वहां पर दिया गया जो प्रेसिडेंट थे हॉकी बुंड मतलब जर्मन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से भी। यू एंड योर बॉयज हैव डन वंडरफुली टू फॉस्टर द गेम ऑफ हॉकी इन आवर कंट्री। आई होप दैट you will return to Indian with good impressions and with the same feeling of friendship to the German hockey players as we feel towards you. Tell them how much we all admire the skill and artful performance of the perfect hockey they have shown us. उसके बाद 29 सितंबर को मुंबई पहुंच जाया और मसूद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है बॉम्बे का वर्णन। Bombay received us at the Ballard Pier with only two of his representation, Mr. Behram, Doctor of the Bombay Hockey Association, and Mr. Mukherjee of the Bombay Olympic Association. At the railway stations in Germany, we had to be escorted by convoys of volunteers for fear of being squeezed in by enthusiasts. While in India, the land of our birth, we were welcomed by only two of her sons. Rain come in big drops as we were landing as a benevolent gesture of welcome from the heavens and also showing the citizens of Bombay the start of our feelings of being neglected. उसके बाद फिर से बहुत सारे मैचेस इंडिया खेलती है। 8 अक्टूबर को लाहौर में आखिरी मैच खेलने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए आराम किया जाता है। फिर सब कोई फौज में चले जाता, कोई कहीं चले जाता। आपको हैरानी होगी, इंडिया जो था हर टूर में ज्यादा मैचेस खेलता था। मतलब 1928 में 25 मैचेस खेले, 1932 में 37 मैचेस और 1936 में 39 मैचेस। अब ओलंपिक्स के भले होते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंडियन टीम आपस में खेलती है, आपस में मतलब स्टेट्स के साथ, और फिर वहां पर इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस और वो सब वो मिला के जोड़ा हुआ है। तो 39 मैचेस जो खेले ना 1936 में, 2 ही हारे। एक दिल्ली के खिलाफ हारी इंडियन टीम 1-4 से, और दूसरी जर्मन के खिलाफ हारी 1-4 से।
और गोल का जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं कि किसने गोल मारे। एज यूजुअल ध्यानचंद का नंबर तो वैसे ही सबसे ज़्यादा ही होता है, उसका तो कहने की बात नहीं। टोटल पूरे 110 गोल्स हुए इस टूर्नामेंट में। और हाँ, उसमें प्रैक्टिस मैचेस की जो फिगर्स है जर्मनी में खेली गई उसके नहीं है, बाकी नेशनल जो मैचेस खेले गए और सीधा ओलंपिक्स के, और ओलंपिक्स के बाद के भी जो इंडियन मैचेस है उसके है। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम चले गए, जिसको जॉब लगी वो जॉब में चला गया, जिसको आर्मी में जाना था आर्मी में चले गए। ध्यानचंद जी ने थोड़ी बहुत छुट्टी ली, झांसी में रुके, लेकिन छुट्टी क्या मिलनी थी, फिर वो दोबारा फौज में ज्वाइन कर गए। वो उनको वैसे भी एक बार ऑर्डर आ जाता था ना आओ, तो वो कभी भाने नहीं मारते थे, ये बात उनकी बहुत अच्छी थी। तो लेकिन इतनी अच्छी ओलंपिक्स का भी एक भयावह एंड हो गया। उनका एक प्लेयर था सैयद मोहम्मद जाफर, जो 1936 के ओलंपिक्स में खेला था। उसको डक शूटिंग का बहुत शौक था, वो उसको मजा आता था जा जाके ना डक्स मारने, बतखों को शिकार करता था। तो बर्लिन के आने के बाद वो अपने फेवरेट पास टाइम जो उसका था वो चला गया। लाहौर और अमृतसर के बीच में एक बड़ी सी झील थी, बतखों को शिकार करने वहां से लेने लगा। तो वहां पर उसका पैर फंस गया, मतलब जो नीचे के वीड्स होते हैं जो झीलों के अंदर के पौधे, वहां से वो अटक गया, नीचे गिर गया और डूब गया। और उस समय ध्यानचंद जी भी पंजाब में ही थे यूनिटी के लिए, तो फिर वहाँ उस लेक के उससे वो भी परिचित थे, वो भी कई बार जाते रहते थे। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि इतनी जल्दी ये आदमी चला गया, जिसके साथ ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए, वो इतनी जल्दी चला गया। वो ज्यादा यंग ही था, 26-23 साल की उम्र में ही चला गया देश छोड़कर, मतलब दुनिया ही छोड़ के चला गया। तो इस तरह से उनके खास दोस्त का अंत हो गया। ऐसे ही पहले मसूद बिनस का अंत हो गया था, उसको 1935 में टीबी हो गई थी। जब टूर कर रहे थे तब उनको झटका लगा था, टूर के बाद फिर झटका लगा, तो उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। ये मैचेस ध्यानचंद जी और उनके भाई रूप सिंह के तकरीबन आखिरी मैचेस थे, क्योंकि उसके बाद में भी खेले, लेकिन ओलंपिक्स में वो भी वर्ल्ड वॉर 2 होगी, और जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म है उसके बाद उन्होंने संन्यास ही ले लिया, उन्होंने छोड़ दिया था। तब तक उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो 1972 के मुनिक ओलंपिक्स जो हुए ना, उसमें रूप सिंह को ऑनर किया गया। उसमें एक जर्मनी की स्ट्रीट थी, उसका नाम रखा गया रूप सिंह बेस। तो एक तरह से जर्मनी का एक ऑनर था, क्योंकि 36 के बाद 72 में फिर से मुनिक, उस समय मुनिक जो था वो वेस्ट जर्मनी बन गया था, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद बर्लिन डिवाइड हो चुका था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। और ईस्ट जर्मनी जो था सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया था एक तरह से, और वेस्ट जर्मनी जो था वो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन गया था। और जो ध्यानचंद जी थे उनको भी बाद में ऑनर हुआ। 2012 की जो ओलंपिक हुई थी लंदन की, उसमें एक लंदन का ट्यूब स्टेशन था, उसको रीनेम किया गया उनके ऑनर में, और उनके साथ 2 और इंडियन प्लेयर्स थे, उनको भी नाम दिया गया। तो ध्यानचंद जी की लेगेसी आज भी लंदन ट्यूब स्टेशन पर दिखेगी, और रूप सिंह बैस की गली आज भी जर्मनी में आपको नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ जानने को मिला हुआ होगा, बहुत सारी नई नई चीजें पता लगी होगी। और इतने महान इंसान जिसके ऊपर कितनी फिल्में बनी चाहिए, आज तक एक फिल्म नहीं बनी, फिल्म तो छोड़ो, कोई डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री तक नहीं बनी, उस इंसान के ऊपर मुझे काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।